आज हम इस कानून को बिल्कुल बुनियादी सतह से समझेंगे। मैं हर सेक्शन, क्लॉज और केस लॉ को इंतहाई आसान जबान में समझाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। हाँ, और आज के इस डीप डाइव का जो हमारा मौजू है ना, वो है पाकिस्तान का इंसदाद मंशियात का कानून। यानी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट, जिसे CNSA 1997 भी कहते हैं। बिल्कुल वही। और देखें, इस कानून को ना हम सिर्फ किताबी बातों से नहीं समझेंगे। इसको अमली तौर पर समझने के लिए हम एक बहुत ही सनसनीखेज और हकीकी केस का सहारा लेंगे। हाँ, आप उस मुबैयना कोकेन क्वीन वाले केस की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अनमोल उर्फ पिंकी का केस। मतलब एक ग्लैमर मॉडल से लेकर पाकिस्तान के खतरनाक तरीन ड्रग नेटवर्क की मुबैना सरबराह बनने तक का जो सफर है ना, वो बहुत हैरान कौन है। वाकई, मैंने सुना है कि इसका नेटवर्क कराची से लाहौर तक फैला हुआ था। बिल्कुल फैला हुआ था। और सबसे हैरान की बात यह है कि उसने अपनी कोकीन का बाकायदा एक गोल्ड ब्रांड मुतारिफ करवाया था। ओह माय गॉड, मतलब एक बाकायदा ब्रांड? हाँ, बिल्कुल। तो आज हम यही देखेंगे कि कानून की किताबों में जो दफात लिखी हैं ना, वो पिंकी जैसे हाई प्रोफाइल मुल्जिमान पर लागू कैसे होती हैं और ये पूरी कानूनी पेचीदगी काम कैसे करती है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। मैं तो सोच रही हूँ कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता होगा। तो चले हम गुफ्तगू का रुख कानून की बिल्कुल बुनियादी दफात की तरफ मोड़ते हैं, यानी सेक्शन 4 से लेकर 9 तक। सही, यानी जहां से कानून की असल शुरुआत होती है। जी। अब इसको समझने के लिए ना हम एक बड़ी सादा सी मिसाल लेते हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल को ज़हन में लाएं। ट्रैफिक सिग्नल? अच्छा। हाँ, जैसे ट्रैफिक सिग्नल के 3 रंग होते हैं ना, सब्ज, पीला और लाल। बिल्कुल होते हैं। जो खतरे की नौयत बताते हैं, वैसे ही ये कानून मंशियात की मिकदार के हिसाब से सजाएं तय करता है। अच्छा, यानी जितनी मिकदार वैसा सिग्नल। बिल्कुल। अब देखें, पहले तो आते हैं सेक्शन 4, जो काश्त पर पाबंदी लगाता है। फिर सेक्शन 6 है, जो मुंशियात रखने और उसकी तरसील पर मुकम्मल पाबंदी लगाता है। मतलब रखना और बेचना दोनों मना है। हाँ, अब मेन चीज आती है सेक्शन 9, जो सजाएं बताता है। उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले है 9A, जो 100 ग्राम तक की मिकदार पर लागू होता है। अच्छा, तो ये हमारा वो सब सिग्नल हो गया। हाँ, कह सकते हैं। इसमें सजा कम होती है। फिर आता है 9B, जो 100 ग्राम से 1 किलो तक की मिकदार के लिए है। ये दरमियानी सजा है, यानी हमारा पीला सिग्नल। सही है। और लाल सिग्नल? लाल सिग्नल है 9C। अगर मिकदार 1 किलो से ज्यादा हो गई तो फिर ये सजाए मौत या उम्र कैद तक जा सकती है। लेकिन एक मिनट भैया, मेरा मतलब है कि क्या वाकई 1 किलो कोकेन पर पाकिस्तान में सजाए मौत हो सकती है? हाँ, कानून के अल्फाज तो यही कहते हैं। ओह वाओ। और ये जो पिंकी के नेटवर्क में ऑनलाइन बाइक राइडर्स इस्तेमाल होते थे ड्रग सप्लाई करने के लिए, कानून की नज़र में उनका क्या मकाम है? देखें, ये बड़ा अहम सवाल है। कानून बहुत वाज़ेह है कि डिलीवरी करने वाले भी सेक्शन 9 के तहत ट्रैफिकिंग के ही मुजरिम माने जाते हैं। अच्छा, यानी वो ये नहीं कह सकते कि हम तो सिर्फ डिलीवरी बॉय थे। बिल्कुल नहीं कह सकते। अब पिंकी के केस को ही देख लें। उसके भाई को मुबैना तौर पर 15 किलो मुंशियात के साथ पकड़ा गया था। 15 किलो? ये तो बहुत ज्यादा मिकदार है। और पिंकी का जो माहाना करोड़ों का नेटवर्क था ना, वो सीधा सीधा सेक्शन 9C के जिम्रे में आता है। यानी सजाए मौत वाले जुमरे में। लेकिन क्या वाकई अमली तौर पर फांसी होती है? अब यहाँ एक बहुत अहम केस लॉ आता है, गुलाम मुर्तजा केस। अच्छा, ये कब का केस है? ये 2009 का केस है। PLD 2009 SC 362। इस तारीखी फैसले में ना सुप्रीम कोर्ट ने 9A, 9B और 9C की सजाओं का बिल्कुल वाज़ेह तायुन कर दिया था। क्या तायुन किया था? अदालत ने कहा कि 1 किलो पर फौरन सजाए मौत नहीं दी जाएगी, बल्कि मिकदार के लिहाज से सजाओं का एक बाकायदा चार्ट बना दिया गया। यानी हर ग्राम और किलो के हिसाब से सजा बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और देखिए, ये इम्तिहानात और इंटरव्यूज के लिए बहुत अहम अलर्ट है तमाम तलबा के लिए। मिकदार और सजा का ये जो फर्क और तनासुब है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। हाँ, ये वाकई बहुत अहम पॉइंट है एग्जाम्स के हवाले से। तो हमने देखा कि मिकदार जितनी ज्यादा होगी, सजा उतनी ही सख्त होगी। अब हम चलते हैं जरा अगले हिस्से की तरफ। जी, असासों के बारे में बताएं। मैंने सुना है उसने मंशियात के पैसों से गिलगित में कोई होटल में बनाया था। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, पिंकी ने मुबैना तौर पर मंशियात से माहाना 2 करोड़ रुपए कमाए,
3 करोड़ की तो बैंक ट्रांजैक्शंस थी। ओ माय गॉड, 3 करोड़। हाँ ना। तो अब कानून इन पैसों के साथ क्या करता है, उसको हम एक जहरीले दरख्त की मिसाल से समझ सकते हैं। जहरीला दरख्त, वो कैसे? देखें, अगर दरख्त जहरीला है ना, तो उसका फल भी तो जहरीला ही होगा। हाँ, जाहिर सी बात है। तो बस ये वो जायदाद है जो मंशियात के पैसे से बनी। कानून कहता है कि इस जहरीले दरख्त के हर फल को काटना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके लिए कौन से सेक्शंस हैं कानून में? इसके लिए कानून में सेक्शन 12 और 13 मौजूद है। ये सेक्शंस बताते हैं कि मंशियात के पैसे से असासे बनाना खुद एक अलग जुर्म है। और उस अलग जुर्म की सजा क्या है? इसकी सजा 5 से लेकर 14 साल तक हो सकती है। तो मतलब अगर उसने होटल बनाया तो वो अलग से एक जुर्म गिना जाएगा? बिल्कुल। और फिर आते हैं सेक्शन 37, 38 और 39। ये फ्रीजिंग और फोरफीचर ऑफ एसेट्स यानी असासों को मुंजमद करने और जब्त करने से मुताल्लिक हैं। लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन है। क्या पुलिस महज शक की बुनियाद पर पिंकी का वो गिलगित वाला होटल और बैंक अकाउंट जब्त कर सकती है, या पहले जुर्म साबित करना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, इसमें 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है फ्रीजिंग और दूसरी है फोरफीचर। फ्रीजिंग और फोरफीचर, इनमें क्या फर्क है? फ्रीजिंग का मतलब है आर्जी पाबंदी। तफ्तीशी अफसर शक की बुनियाद पर फौरी तौर पर प्रॉपर्टी फ्रीज कर सकता है ताकि मुल्जिम उसे बेचकर भाग ना जाए। अच्छा, ये तो वक्ती तौर पर रोकने के लिए हो गया। हाँ, लेकिन जो फोरफीचर है ना, यानी मुस्तकिल जब्तगी करके हुकूमत की मिल्कियत बना लेना, वो पुलिस खुद नहीं कर सकती। तो फिर वो कौन करता है? वो जुर्म साबित होने पर अदालत करती है। और तुलबा के लिए ये जानना इंतहाई अहम है कि स्पेशल कोर्ट की इजाज़त के बगैर हतमी जब्तगी हरगिज नहीं हो सकती। ये इंटरव्यूज का बड़ा पसंदीदा सवाल है। मतलब पुलिस के पास आर्जी पावर है, लेकिन हतमी फैसला अदालत ही करेगी। बिल्कुल सही समझी हैं आप। तो असासों के बाद अब हम चलते हैं एक और इंतहाई सनसनीखेज हिस्से की तरफ। हाँ, मुझे याद है वो पिंकी की गिरफ्तारी का वाकया, जिसमें उसको कोई हथकड़ी नहीं लगी हुई थी और वो बड़े आराम से अदालत आ रही थी। बिल्कुल, किस तरह उसे वीआईपी प्रोटोकॉल मिला था और पुलिस ने उसके घर पर कैसे छापा मारा। ये तो बड़ा अजीब लगा था सबको देखकर। अब इस छापे के इख्तियार को समझने के लिए हम आग बुझाने वाले अमले की मिसाल लेते हैं। फायर ब्रिगेड? हाँ, देखें, जब किसी घर में आग लगी हो तो क्या फायर ब्रिगेड वाला घर के मालिक से अंदर जाने की इजाजत मांगता है? बिल्कुल नहीं, वो तो सीधा दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। बस बिल्कुल इसी तरह पुलिस भी मुंशियात के मखसूस हालात में किसी सर्च वारंट का इंतजार नहीं करती। वेट, रियली? बगैर वारंट के छापा? जी हाँ, कानून का सेक्शन 21 बगैर वारंट गिरफ्तारी और तलाशी के इख्तियारात देता है। अगर ये खदशा हो कि वारंट लेने गए तो मुंशियात गायब हो जाएगी। ओह, तो ये तो बहुत बड़ी पावर है उनके पास। और पावर यहीं खत्म नहीं होती। सेक्शन 25 भी है जो कहता है कि ज़ाब्ता फौजदारी यानी सीआरपीसी के सेक्शन 103 का इतलाक मुंशियात के केसेस पर नहीं होगा। हाँ, ये सेक्शन 103 क्या है? सेक्शन 103 ये कहता है कि तलाशी के वक्त इलाके के 2 प्राइवेट अफराद का बतौर गवाह होना लाजमी है, लेकिन सीएनएसए ने ये शर्त खत्म कर दी। क्या? लेकिन अगर सेक्शन 103 के तहत प्राइवेट गवाह लाजमी नहीं, तो क्या पुलिस अपनी मर्जी से झूठी बरामदगी नहीं डाल सकती? मतलब पिंकी जैसे मुल्जिमान फिर उसका फायदा कैसे उठाते हैं? देखें, ये एक बहुत ही टेक्निकल बात है। कानून पुलिस को इख्तियार जरूर देता है, लेकिन अदालतें अंधी नहीं है। यानी अदालतें चेक रखती हैं। बिल्कुल। अगर दिन का वक्त हो, प्राइवेट गवाह आसानी से मौजूद हों और पुलिस फिर भी उन्हें शामिल न करे, तो अदालत उसे डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन या नाकिस तफ्तीश कहती है। अच्छा, और इसका फायदा किसको होता है? मुल्जिम को? जी हाँ, इसका सीधा फायदा मुल्जिम को होता है। इस पर एक बड़ा मशहूर केस लॉ है, 2017 पीसीआर एलजे 1409। 2017 का फैसला? हाँ, जिसमें वाजे किया गया कि अगर प्राइवेट गवाह मौजूद हों और पुलिस उन्हें शामिल न करे तो पूरा केस मशकूक हो जाता है। ओह, तो मतलब पुलिस को फिर भी एहतियात करनी पड़ती है। और एक और अहम खामी होती है सैंपलिंग की। 2019 SCMR 930 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंशियात के हर पैकेट से अलग अलग सैंपल लेना लाजमी है। अगर पुलिस 10 पैकेटों को मिलाकर एक ही सैंपल भेज दे तो मुल्जिम बरी हो सकता है। ओह वाओ, ये तो वाकई बहुत छोटी सी गलती है जिससे पूरा केस खराब हो सकता है।
बिल्कुल। और प्रोसिक्यूशन के नुक्ता नज़र से ये डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के केस लाज इम्तिहानात के लिए सबसे ज्यादा अहम है। तुलबा इसको लाजमी नोट कर लें। हाँ, ये तो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। तो ये हो गया नाकिस तफ्तीश का हिस्सा। अब हम चलते हैं अदालत के अंदर। चलें, ट्रायल की तरफ चलते हैं। अब देखें, ट्रायल में ना एक बहुत अजीब असूल है इस कानून का। अब फर्ज करें कि एक रेस हो रही है। कैसी रेस? आम केसेस में जो मुल्जिम होता है वो रेस में सबके बराबर एक ही लाइन पे खड़ा होता है। कानून कहता है कि वो बेगुनाह है जब तक जुर्म साबित ना हो। हाँ, ये तो क्रिमिनल लॉ का बुनियादी उसूल है। लेकिन मंशियात के केस में कानून मुल्जिम को रेस में 10 कदम पीछे खड़ा करता है। 10 कदम पीछे? वो क्यों? क्योंकि CNSA का सेक्शन 29 यानी प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट ये कहता है कि अगर मंशियात बरामद हो जाए तो मुल्जिम को कसूरवार माना जाएगा। क्या? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पिंकी को खुद साबित करना है कि वो कोकेन क्वीन नहीं है। लेकिन इससे पहले फिर पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखें, बारे सबूत फौरन मुल्जिम पर शिफ्ट नहीं होता। पुलिस का काम यह है कि वो पहले एक्टिव पोजेशन यानी फाल कब्जा साबित करे। एक्टिव पोजेशन? इसको थोड़ा आसान करके बताएंगे? मतलब ये कि पुलिस को साबित करना होगा कि मुल्जिम को पता था कि उसके पास मंशियात है और उसका उस पर मुकम्मल कंट्रोल था। सिर्फ पास पड़ा होना काफी नहीं है। अच्छा, यानी बाशूर कब्जा होना चाहिए। और फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या? हाँ, केमिकल या फोरेंसिक रिपोर्ट भी मुस्बत आनी चाहिए। जब पुलिस ये दोनों चीजें साबित कर दे तब बारे सबूत पिंकी पर शिफ्ट होगा। तो ये सारा प्रोसेस इन सेक्शंस में लिखा है। इस पर भी कोई जजमेंट्स हैं? 2010 SCMR 287 इन फैसलों ने वाजे किया था कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ काम कैसे करेगा। और ये केसेस स्पेशल कोर्ट्स में ही सुने जाते हैं ना? बिल्कुल। सेक्शन 45 के तहत स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं जो सिर्फ मंशियात के मुकदमात सुनती हैं। और तुलबा याद रखें, क्रिमिनल लॉ के बुनियादी उसूल और सेक्शन 29 का ये जो तजाद है ना, ये इंटरव्यूज का बड़ा पसंदीदा सवाल है। हाँ वाकई, क्योंकि ये आम कानून से बिल्कुल उल्ट है। बिल्कुल। तो ये था हमारा सारा कानूनी और तकनीकी जायजा। हमने सजाएं देख लीं, जब्तगी देख लीं और ट्रायल भी देख लिया। लेकिन जाते जाते मैं कानून की एक और जिहत की तरफ इशारा करना चाहूंगा। कौन सी जिहत? देखें, इसी कानून के सेक्शन 52 और 53 मंशियात के आदी अफराद के इलाज और बहाली यानी रिहैब की बात करते हैं। अच्छा, तो क्या इस पर अमल होता है हमारे यहाँ? बदकिस्मती से हमारा पूरा निज़ाम सिर्फ इंतहाई सख्त सजाओं और पकड़ धकड़ पर मरकूज है। इलाज के मराकज़ की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये तो वाकई बड़ी अफसोसनाक बात है। और सामीन के लिए मैं एक चुभता हुआ सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ इस डीप डाइव के इख्तिताम पर। जी बताइए। अगर CNSA 1997 में सजाए मौत और उम्र कैद जैसी सख्त तरीन सजाएं मौजूद हैं, इतने वसी इख्तियारात हैं, तो फिर अनमोल अर्फ पिंकी जैसी औरत 13 साल तक VIP प्रोटोकॉल के साथ 11 मुख्तलिफ थानों को चकमा देकर अपना इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चलाती रही? वाकई ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या खराबी इस सख्त कानून के अल्फाज में है या उन इदारों में जो इसे नाफिज करने के जिम्मेदार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।